नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साहित्य गगन में। आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी विसर्ग संधि की। संधि अपने टॉपिक कर रहे हैं। इससे पहले अपने स्वर संधि और व्यंजन संधि कर चुके हैं। इन दोनों जो भेदों की जो क्लास है, अलग अलग इसकी वीडियो बनी हुई है। इसके जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वो भी ज़रूर देखना। तो वो देखने के बाद ही आपके जो संधि जो टॉपिक है वो पूरा होगा। तो अभी अपने ये करते हैं और इसके साथ साथ जो अन्य जो टॉपिक करवा रखे हैं क्लास वाइज वो भी आप ज़रूर देख लेना। प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक की। अब अपने देखेंगे कि विसर्ग संधि किस प्रकार से होती है, क्योंकि अपनों ने स्वर देखी, स्वर संधि कैसे होती है, व्यंजन संधि कैसे होती है। स्वर स्वर में होती है, स्वर प्लस स्वर। व्यंजन में क्या होता है, स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन या व्यंजन प्लस व्यंजन। अब विसर्ग संधि में क्या होगा, इस तरफ प्रथम जो पद होगा जो अपना, उसका अंतिम वो क्या होगा, विसर्ग होगी। इधर क्या होगा, कोई भी स्वर या कोई भी व्यंजन। इसमें एक चीज़ पक्की होगी कि यहाँ जो है वो क्या होगी, विसर्ग ही होगी। विसर्ग के बिना नहीं होगी। इधर विसर्ग नहीं आ सकता। उसमें तो यही था ना अपने स्वर 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 वाली बात तो ये थी। और व्यंजन में क्या था, या तो स्वर व्यंजन हो सकता है, व्यंजन स्वर हो सकता है, या क्या हो सकते हैं, व्यंजन व्यंजन। इस वाली चीज़ में अपने को ये याद रखना है। इसके अंदर भी अलग अलग थोड़े थोड़े छोटे छोटे आसान से नियम हैं। तो ये मैंने ऊपर जो लिखे हुए हैं, ये इनसे विसर्ग का आगे क्या बनेगा वो इसलिए लिखे हैं, सबसे आसान वाले। तो थोड़े से और होंगे वो अपने इसके करने के बाद देखेंगे। तो आप सोचेंगे ये ऊपर क्या लिखा है। अब देखो एक उदाहरण लेते हैं अपने। नी प्लस अक्षर, नी प्लस अक्षर क्या बनेगा, ये विसर्ग की बन जाएंगी र। कौन सा, स्वर रहित। अब कैसे बनेगा, नी का नी, र तो स्वर रहित है मगर इसको यहाँ से क्या मिलेगा, स्वर, तो ये पूरा हो जाएगा और बन जाएगा निरक्षर। मतलब जो निरक्षर शब्द है, अगर पूछा जाए कि निरक्षर शब्द के अंदर संधि है, वो लिखेगा स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या कोई नहीं, या तीनों, कुछ भी लिख सकता है। तो निरक्षर के अंदर कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। ठीक है। इसके अलावा और उदाहरण देखो, नी धन पाप, तो इन विसर्ग का क्या बन जाएगा, श। तो क्या लिखा जाएगा, ये निष्पाप। ठीक है। और देखो दूह प्लस आत्मा, इस विसर्ग का क्या बन जाएगा, फिर से र स्वर रहित होगा तो ये पूरा हो जाएगा और क्या लिखा जाएगा, दुरात्मा। ठीक है जी। ये था अपना ये एक मेन कि अपनों ने विसर्ग संधि करने जा रहे हैं। विसर्ग संधि में अपने को कैसे कैसे उदाहरण देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए हमारे सामने दुरात्मा लिखा हो, अगर किसी ने विसर्ग संधि को अच्छे से नहीं पढ़ा तो वो कैसे निकालेगा इसमें से, विसर्ग संधि है इसमें, और कैसे निकाल लेगा, कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि अपनों ने तो विकल्प वाले प्रश्न करने हैं, विकल्प में से एक छांटना है। अब जो पैटर्न चेंज हो रहा है पेपर का, उसके अंदर क्या हो रहा है कि सत्य असत्य वाले दे रहा है, कथन दे रहा है, तो वो तो यहाँ से भी प्रश्न बना सकता है कि विसर्ग संधि होती है इधर प्रथम पद के अंतिम स्वर के अंदर और प्लस द्वितीय पद के प्रथम विसर्ग के अंदर। जब हमें यही जो हमारी समीकरण है नहीं पता होगी, नहीं कर पाएंगे। अब ये देखो निरक्षर, यहाँ बना ये निरक्षर, क्या लगता है इसके अंदर अपने को विसर्ग संधि है, नहीं। तो ये अपने को बहुत ही सावधानी से करनी है। विसर्ग संधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इसमें से आता ही आता है अगर संधि वाला वो उठाएगा तो, क्योंकि 4-5 प्रश्न तो वो भी बना लेता है, कैसे भी बना ले। अपठित गद्यांश पद्यांश में से पूछ ले, उसमें डाल के पूछ ले, उसने क्या करना है, अपना टॉपिक कंप्लीट करना है प्रश्न बनाने वाले ने। अब देखते हैं, यहाँ आओ इस पे। विसर्ग संधि के अंदर प्रथम पद के अंतिम में हमें क्या मिलेगा, विसर्ग, और द्वितीय में क्या मिलेगा, प्रथम पे च या छ। अगर ऐसा हो तो क्या होगा, अगर ऐसा है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, श। कौन सा, स्वर रहित। किस तरह से, नी प्लस च,
निह प्लस च क्या बन जाएगा? यहाँ पे तो श है, कौन सा श? स्वर रहित, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। और अगर खड़ी पाई वाले को स्वर रहित लिखते हैं तो क्या करते हैं? खड़ी पाई हटा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? निश्चय। आ रही है समझ? अगला देखिए छ वाला, देखो अब, निह प्लस छल क्या बनेगा? श, निश्चल। ये दोनों के दोनों उदाहरण जो हैं पूछे गए हैं पिछले कई प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर। नी प्लस च निश्चय, नी प्लस छल निश्चल। अब ये तो हुई भाई अपने को संधि विच्छेद करके दिया हो, और अगर कोई अपने को दे दे कि कोई शब्द दे दे और कहे इसका संधि विच्छेद कीजिए, ये उतार लेना आप वीडियो को पॉज करके। हाँ जी, अगर हमें कोई शब्द दे दिया जाए, ये शब्द है एक तपश्चर्या, कहें कि इसका संधि विच्छेद कीजिए, कौन से का? तपश्चर्या। क्या करेंगे? आपने अगर थोड़ा सा भी नियम पढ़ा होगा, उसके उदाहरण देखे होंगे तो आप कर पाएंगे। देखो यहाँ से इसको अपने विच्छेद करेंगे। अब वो संधि विच्छेद पूछ रहा है, क्या करेंगे? इस श की जगह यहाँ क्या रख देंगे? तपह प्लस चर्या। कितना आसान है, देखो हो गया। अब अपनों ने क्या कर लिया? संधि विच्छेद कर लिया। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदाहरण देखें इस नियम का, हरिश्चंद्र। कई बार तो इसको वो संधि विच्छेद करके पूछता है कि क्या बनेगा संधि करके। तो देखो इसके अंदर हरिश्चंद्र में श जो होता है ना, वो स्वर रहित होता है। कई बार अपने पूरा लगा देते हैं इसको गलती से, तो इसका किस तरह से होगा संधि विच्छेद? हरि, हरिह, विसर्ग का जो अपने बोला कैसे जाता है? ह, हरिह, हरिह प्लस चंद्र, हरिश्चंद्र। ठीक है, ये हो गए, संधि भी कर ली अपनों ने और संधि विच्छेद भी कर लिए। अब अगला देखो ये वाला, यहाँ पे हमें विसर्ग मिलेंगी मिलेंगी, ये तो पक्का है। ठीक है, इधर अगर हमें इधर श या स मिल जाए तो क्या होगा? अगर श मिलता है तो इसका हो जाएगा वही श, स्वर रहित, और अगर स मिलता है तो इसका हो जाएगा स, स्वर रहित। ठीक है, अब देखो श वाला, नि प्लस शुल्क क्या बनेगा? श बनेगा, और श कैसा है? खड़ी पाई के साथ है, अपने इसको इस तरह से लिख सकते हैं, निःशुल्क लिख सकते हैं इस तरह से। देखो निःशुल्क, इधर भी श पड़ा है, ये रहा श, और अपनों ने यहाँ विसर्ग मिल गई, और हम क्या करेंगे? श स्वर रहित लिख के निःशुल्क कर देंगे। ठीक है, अब अगला देखो स वाला देख लेते हैं। अब नि प्लस संदेह, अगर विसर्ग के बाद स ही आ जाए, निस्संदेह, तो ये विसर्ग का क्या बन जाएगा? स, स्वर रहित, निस्संदेह। निःशुल्क इस तरह से लिखा जाता है, निःशुल्क, निःशुल्क नहीं होता, कई लोग इसमें स लगा देते हैं, वो नहीं होता, निस्संदेह। अब और देखो एक, यहाँ ना लिख के अपने ऊपर ही लिख लेते हैं, चतुश्लोकी। शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, अगर संधि नहीं की तो शब्द शुद्धि भी हम नहीं कर सकते। संधि, उपसर्ग प्रत्यय, समास, उसके बाद हमारी शब्द शुद्धि, तभी हमें अच्छे से समझ आएगी। चतुश्लोकी क्या करेंगे? इसको अब अपने संधि विच्छेद कर लेते हैं। चतुः धन श्लोकी, कितना आसान है, चतुः धन श्लोकी, चतुश्लोकी। पुनः प्लस स्मरण, इसका करेंगे तो क्या होगा?
इधर स पड़ा है, दोबारा से क्या आ जाएगा स। कौन से वाला स्वर? पुनस्मरण, दोनों स आधे, दोनों स आधे, पुनस्मरण। ठीक है, हमें इधर याद रखना है, इधर हमें स या श मिलेगा। श आएगा तो उसका श हो जाएगा, स आएगा तो उसका स ही रहेगा। और देखते हैं मनस संताप, मनस संताप। जोड़िए इसको, मनस संताप को। ये भी शब्द शुद्धि में आता है बहुत बार। मन है प्लस संताप, मनस संताप होता है, मनस संताप। मनस्ताप नहीं होता, बोलने में कई लोग इसको बोल जाते हैं मनस्ताप, सन बीच में से रह जाता है, तो जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिख देते हैं कई बार, मगर ऐसा हमें नहीं करना है, मनस संताप। ठीक है, इसके और आप उदाहरण अपनी ओर से देखना, मैंने आपको इसके अच्छे अच्छे उदाहरण अभी करवा दिए। अब ये वाली संधि की बात आई। देखिए, विसर्ग के बाद अगर ट, ठ या श आ जाए, विसर्ग के बाद यदि ट, ठ या श आ जाए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? श, स्वर रहित। क्या हो जाएगा? श, और वो भी कैसा? स्वर रहित, यही वाला। धनु, धन, टंकार, धनु, धन, टंकार, क्या बन जाएगा? ट आ गया अपने पास, अपने को ट चाहिए था। धनुष, टंकार, स्वर रहित है, ध्यान रखिएगा। धनुष टंकार। ठीक, अब अगला देखेंगे धन षष्ठी, षष्ठी, चतु धन षष्ठी, क्या बनेगा? मूर्धन्य श ही रखना है और कैसा? स्वर रहित, चतुष षष्ठी। देखिए आपके सामने इसको किस तरह से लिखा, ये श पड़ा स्वर रहित, ये स्वर सहित, फिर ये स्वर रहित, चतुष्षष्ठी। ठीक, इसको भी अपने अच्छे से करेंगे ध्यान से, इसके और उदाहरण आप देखेंगे। अब ये त थ वाले देख लो। अगर विसर्ग के बाद त थ पड़ा है, अगर विसर्ग के बाद त थ पड़ा है, हाँ जी, अब अपने ये करेंगे विसर्ग के बाद त थ हो, विसर्ग के बाद अगर पहले त थ व्यंजन आ जाए तो यहाँ क्या आ जाएगा? स। कौन सा? स्वर रहित। किस तरह से होगा देखो, अंतः प्लस तल, अंतः प्लस तल, विसर्ग के बाद क्या बनेगा? अंतस तल, यही बन रहा है। विसर्ग का क्या बन रहा है? स, विसर्ग का क्या बन रहा है? स। अंतः प्लस तल, अंतः स्थल। दूह प्लस तर, दूह प्लस तर, दुस्तर। विसर्ग का क्या हो जाएगा? स्वर रहित, स्वर रहित स। बही प्लस थल, विसर्ग का क्या हो जाएगा? स, बहिस्थल। क्या हो जाएगा? बहिस्थल। अंतः प्लस तल, अंतस्थल, स मिल गया हमें, ये रहा। दुह प्लस तर, दुस्तर, हमें त चाहिए था, ये रहा, ये रहा, ये हमारी संधि के समीकरण को सिद्ध कर रहा है। बही प्लस थल, ये देखिए थ वाला भी आ गया हमारे पास, तो क्या बन जाएगा? बहिस्थल। अब एक और उदाहरण देखना।
अब अपने करते हैं संधि विच्छेद। संधि तो हमने सीख ली, अब संधि विच्छेद भी कर ले। नमस्ते, ये स दिख रहा है। अभी मैंने क्या कहा था, इधर त हो और इधर क्या हो, बीच में विसर्ग हो और यहाँ क्या हो, स आएगा। क्या आएगा, स। तो इसकी क्या होगी, नमः प्लस ते, नमस्ते। क्या होगा इसका, नमः प्लस ते, नमस्ते। मनस्ताप, अब आपको आ जाएगा। ये रहा स को हमने तोड़ना है। मन है धन ताप, तो आ गया ये रत, ये रत, ये रत। मनस्ताप। संधि विच्छेद भी हमने किए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, जो भी आप लगाना चाहो इस पे लगा लो। नमस्ते जो है वो पूछा जाता है। नमस्ते महत्वपूर्ण है और मनस्ताप महत्वपूर्ण है। अभी आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि यहाँ भी हमने उन्हें किया मनस्संताप और यहाँ किया हमने मनस्ताप। क्या ये दोनों सही है? हाँ जी, ये दोनों सही हैं। इन दोनों के अर्थ ही अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग। ठीक है, ये दोनों अपने उदाहरण सही हैं और ये जो है संधि के इस वाले समीकरण के नियम को भी सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, ये मुझे लगा था आपको कंफ्यूजन ना हो जाए तो बता दें। हाँ जी, अगला देखिए विसर्ग। अब इसमें एक नई चीज़ है। क्या चीज़ है इस नियम में? अब जो अपने अगले करेंगे ना तो उसमें इस तरह की बातें होंगी। कैसी? कि विसर्ग से पहले अगर अ हो, सिर्फ अ की बात है, विसर्ग से पहले अगर अ हो और विसर्ग के बाद अ को छोड़ के अन्य कोई स्वर हो। विसर्ग से पहले अ हो, सिर्फ अ की बात हो रही है, और उसके बाद अन्य कोई स्वर हो तो क्या होगा? विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप। विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। इस विसर्ग का लोप हो जाएगा। किस तरह से? देखिए, अतः प्लस एव, अतः प्लस एव, ये विसर्ग हैं, इसका क्या करना है हमने? लोप ही कर देना और बिल्कुल जैसी है वैसे का वैसे उस शब्द को लिख देना है। अतएव लिखते हैं ना। आगे देखिए, हाँ, तत्, ततः प्लस एव, इस विसर्ग का हम क्या कर देंगे? लोप। ततेव। अब एक और देखो, अगर आपके पास इस तरह का शब्द आ जाए, पयादी, पयादी, ये आप उतार लेना, इसको मैं ऊपर लिखती हूँ, अपने अच्छे से इसको समझते हैं। अगर आपसे आपकी परीक्षा में प्रश्न पत्र में ये आए पयादी और वो कहे कि इसमें संधि कौन सी है, या पूछे क्या ये शुद्ध है अशुद्ध है, तब अपने क्या करेंगे? तो आपको ये शुद्ध नहीं लग रहा? कोई कहने वाला तो ये भी कह देगा, क्यों भाई, आ का स्वर है, पयादी, ऐसे लिखो। क्यों नहीं लिखते? मगर नहीं लिख सकते क्योंकि इसका संधि विच्छेद यहाँ से होगा भाई। देखो यहाँ अ मिल रहा है, य के सबसे अंत में हमें क्या मिलेगा? य का अगर इस वर्ण का वर्ण विन्यास करेंगे तो य इस तरह से अ पड़ा है और इधर आ पड़ा है, ना कि अ। हमारी शर्त है कि हमारे पास अ नहीं होना चाहिए, अन्य कोई भी स्वर हो चलेगा। हमारे पास क्या पड़ा है? आ पड़ा है। तो ये किस तरह से टूटेगा? पय प्लस आदि, पयादी, पय आदि। ओके, हमें तो विसर्ग का क्या करना है? लोप करना है और क्या कर देना है? जस्ट वैसे का वैसे लिख देना है। ऐसे नहीं है कि आ की मात्रा बना देनी है ना। इस नियम का ये है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, इसको ही देखना। इसके अलावा एक और देखो, मन है, एक इस तरह संधि विच्छेद करो, मन है मनुच्छेद, मनुच्छेद, यहाँ पे है इसका संधि विच्छेद, इस जगह पे मन है
प्लस उच्छेद, मनुच्छेद। ये तो है हमारा पयादी और ये है मनुच्छेद। ठीक है, ये नियम हो गए। आपको अगर इसमें कोई भी समस्या आ रही है तो आप इसमें देखना। अब अपने अगले नियम करते हैं, उतनी देर आप इसको उतार लो। हाँ जी, अब अपने जो विसर्ग संधि में नियम करने जा रहे हैं वो है कि अ या आ, विसर्ग से पहले क्या मिलेगा हमें, अ या आ, सिर्फ अ या आ को ही देखना है। और उसके बाद अगर हमें मिले क ख प फ, इनमें से कोई मिल जाए, या तो क वर्ण मिल जाए या ख मिल जाए या प मिल जाए या फ मिल जाए, तो क्या होगा, ये जो विसर्ग होगी ना, ये एज इट इज इसी तरह से बनी रहेगी। देखो, प्रातः धन काल, तो हम कैसे लिखते हैं प्रातः काल, प्रातः काल। शिरोरेखा का ध्यान रखना, विसर्ग के ऊपर शिरोरेखा नहीं आती है, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। अंतः धन करण, क्या होगा, बिल्कुल बस प्लस का निशान हटा देना है और इनको जोड़कर लिख देना है। अंतः करण प्रातः काल। अधः पतन, अगर ये आ जाए अधः पतन, तो इसका विसर्ग संधि विच्छेद किस तरह से करेंगे, अधः धन पतन। क्यों, इसमें हमारे पास अ पड़ा है, इसमें भी अ, इसमें भी अ, तो ये हमारी इस समीकरण को सिद्ध कर रहा है। अ या आ जाए विसर्ग से पहले आ रहे हैं, और विसर्ग के बाद क आ जाए, ये क आ जाए, और ये प, क प, ये हम इन दोनों के उदाहरण हमने देखे। तो क्या होगा, विसर्ग ज्यों की त्यों बनी रहेगी। मगर इस नियम के अंदर कुछ अपवाद हैं, कुछ जो महत्वपूर्ण है, हमें याद भी रहेंगे, कोई इतनी डरने वाली बात नहीं कह रहे इसमें अपवाद याद रखने पड़ रहे हैं, कोई बात नहीं। देखो अपवाद, इसके अंदर अपवाद में क्या होगा, ये नियम तो यही लग रहा होगा, नियम तो यही लग रहा होगा, मगर ये 4-5 शब्द ऐसे हैं, उनमें क्या होगा कि जो विसर्ग है ना ये वाली, उसके स्थान पर स हो जाएगा, दंत्य स, वो भी कौन सा, स्वर रहित। कैसे, देखो, नमः धनकार, हाँ यही वाली है, कर रहा है, क मिल रहा है उसको, ये रहा क, अ या आ मिल रहा है अ, मगर यहाँ पे विसर्ग वैसी ना रह के क्या बन जाती हैं, स बन जाती हैं। नमस्कार, भा धन कर, आप तो कहोगे हमने तो नियम पढ़ा है कि इधर अ या आ पढ़ाओ, इधर क पढ़ाओ, विसर्ग ज्यों की त्यों बनी रहती हैं, मगर ऐसा ना हो के क्या इसमें क्या हो जाता है, कुछ अपवादों में दंत्य स बन जाता है। भास्कर, नमस्कार, हाँ जी, और बृह धन पति, क्या बनेगा, बृहस्पति, यही बनता है बृहस्पति। ये आप उतार लो, मैं इसको मिटा के ही अगला लिखूंगी, आप लिख लेना अभी साथ के साथ। अब अगला देखो, पुरः धन कार, किस तरह से बनता है, पुरस्कार, होती तो विसर्ग संधि है, मगर इस नियम का वो अपवाद है, पुरस्कार। तिरस्कार, अब अगर इसकी हमें संधि विच्छेद पूछ लिया जाए तो क्या करना है, बस इस स के यहाँ से तोड़ देना है और क्या लिख देना है, तिरः धन कार।
ठीक है। पुरस्कार, तिरस्कार, बृहस्पति, नमस्कार, भास्कर, ये इसके क्या है, अपवाद के अंदर आते हैं। इन 4-5 को, इसके अलावा भी 1-2 होंगे, वो आप अपने आप ढूंढेंगे, कुछ आप भी करिए, तो उससे क्या होगा, आपका ही टॉपिक जो है अच्छे से तैयार होगा। ठीक है। इसके अलावा अगला जो अपने देखेंगे, यहाँ पे तो हमारे पास अ या आ होना चाहिए इस नियम में। अब क्या है कि अ या आ को छोड़कर, अ या आ को छोड़कर उसके बाद यहाँ हमें क्या मिलेगी, विसर्ग मिले, अन्य कोई स्वर, अ या आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर होना चाहिए। ये चीज आप याद रखेंगे। और फिर आएगी विसर्ग, प्लस होएंगे यही वाले क, ख, प और फ। क, ख, प, फ। तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, श, मूर्धन्य श, स्वर रहित बन जाएगा। उदाहरण देखिए, ई स्वर ले रही हूं मैं, नि, धन, कलंक, निह, धन, पाप, निह, धन, फल, निह, धन, इसको नहीं, यहाँ पे अपने करेंगे संधि विच्छेद करेंगे इसकी। पहले ये देखो क्या बनेगा इसका, मूर्धन्य श किस तरह से लिखा जाएगा, निष्कलंक। अ या आ नहीं है, कोई अन्य स्वर है, कौन सा ले लिया हमने, अ या आ को छोड़कर, ई, ई स्वर है फिर से, और यहाँ क्या है, विसर्ग पड़ी है और इधर प मिल गया है, निष्पाप। क देख लिया, प देख लिया, फ देखो, इस विसर्ग का क्या बनेगा, वही मूर्धन्य श स्वर रहित, निष्फल। क्या बनेगा, निष्फल। ठीक, ये हो गए। अब अपने एक कर लेते हैं इसका संधि विच्छेद। संधि विच्छेद भी तो आ सकता है, निष्प्रयोजन। अगर इस तरह से लिखा हुआ आ जाए तो ये रहा हमारा संधि विच्छेद, श की जगह निह, धन। अगर ना दिख रहा हो स्क्रीन पे तो आप, मैं जो बोल रही हूँ वो लिख लेना, निह, धन, प्रयोजन, निष्प्रयोजन। ठीक है, ये अपने 2 नियम और हो गए। अब तक अपने 7-8 नियम कर चुके हैं, इसको आप लिखो अच्छे से। हाँ जी, अब अपने इसके लास्ट 3 नियम और रह गए हैं। ये यहाँ पे हम कर रहे हैं ये 2 वाले, एक और करेंगे। इसके अंदर क्या होगा कि विसर्ग से पहले अ हो, विसर्ग से पहले क्या हो, अ हो, और अ के बाद, विसर्ग के बाद मतलब अ स्वर हो, सिर्फ अ स्वर की बात हो रही है, या तीसरा किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, किसी भी वर्ग का। कैसे होगा, क का तीसरा, चौथा, पांचवा, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य। इसके बाद कौन सा आएगा, ट, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। कहने का भाव है ये, अगर विसर्ग से पहले अ स्वर हो, उसके बाद अ स्वर हो, या किसी भी वर्ग का तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए, या पांचवा आ जाए, किसी भी वर्ग का, ये क वर्ग का है, च वर्ग का है, ये ट का, ये त का और ये प का, इनमें से कोई भी आ जाए, और या य, र, ल, व, ह कोई भी आ जाए, तो क्या होगा, इस विसर्ग का ओ हो जाएगा।
क्या हो जाएगा विसर्ग का ओ। ठीक है, ये आप नियम है, इस तरह से आप लिखना चाहें आपकी मर्जी है, जिस तरह से आपको याद रहे। मैं तो सिर्फ तीसरा चौथा पांचवा लिखती हूँ, वर्ग का तो मुझे याद हो जाता है, तो अपने वर्णमाला अच्छे से याद की हुई है व्यवस्थित क्रम में। तो आप भी याद कर लें, तो सिर्फ आप तीसरा चौथा पांचवा लिखेंगे वर्ग का, तो आपको वो चीज़ याद रह जाएगी। नहीं तो अगर किसी को अभी भी याद नहीं है, वो कर रहे हैं, तो आप पहली बार ये लिख लेना। अब अपने इसका करने जा रहे हैं उदाहरण। देखो, मन है धन अभिलाषा, मन है धन अभिलाषा। हमारी इस समीकरण को ये सिद्ध कर रहा है कि नहीं? देखो, इधर अ है, न के पास क्या पड़ा है विसर्ग से पहले अ, इधर क्या है, ये अ आ गया है, तो क्या हो जाएगा विसर्ग का ओ। किस तरह से लिखा जाएगा ये? मनोभिलाषा। ठीक, अब देखिए अगला, सर है प्लस ज, क्या बनेगा? अ पड़ा है और ज पड़ा है, ये रहा ज, क्या बन जाएगा विसर्ग का, इस विसर्ग का ओ किस तरह से लिखा जाएगा? सरोज। ठीक, और देखिए तपह है प्लस बल, क्या बन जाएगा विसर्ग का, क्या हो जाएगा ओ, और ये किस कैसे लिखा जाएगा? तपोबल। ये रहा ब वाला, हमारे पास ये वाली हमारी समीकरण पूरी हो रही है। यहाँ पे अ ही है, इधर अ ही है, क्योंकि अपने अगर प का वर्ण विन्यास, यहाँ अगर किसी को अभी भी कोई जुड़ रहा है, कोई वीडियो बीच में से चलानी स्टार्ट करते हैं तो कहते कहाँ है अ, तो प का वर्ण विन्यास है, ये देख लीजिए। प का वर्ण विन्यास करने पर प स्वर रहित, इसमें से हमने स्वर निकाला, कौन सा स्वर आएगा? अ, ये रहा, और साथ में ब, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ, तपोबल। अब अपने करते हैं इसका संधि विच्छेद। यशोदा बहुत बार पूछा जाता है, यहाँ से होगा इसका संधि विच्छेद। यश है धन दा, यशोदा। अ है इसमें श में, और यहाँ क्या पड़ा है? द। हाँ जी, द, ये रहा, कर रहा है इसको। यश है धन दा, हमने सिर्फ विसर्ग को क्या कर, ओ को क्या कर देना है? विसर्ग बना देना है, बाकी सारा वैसे का वैसे। वयो वृद्ध, क्या हो जाएगा? ये रही हमारी संधि विच्छेद, यहाँ से करेंगे। वय है प्लस वृद्ध, वयोवृद्ध। अधो वस्त्र, ओ को क्या कर देंगे? विसर्ग बना देंगे। अधे धन वस्त्र, अधो वस्त्र। मनोरंजन, ये ऐसे शब्द हैं, इसके वो संधि विच्छेद ही पूछता है। मनोरंजन, मन है धन रंजन, या ये पूछेगा कि मनोरंजन में कौन सी संधि है? करने वाला ओ क्या है? गुण स्वर संधि भी कर जाएगा, मनोरंजन कर सकता है ना, ओ बन रहा है, गुण स्वर संधि में ए ओ अर बनता है, तो ना पता हो, सिर्फ वो याद रखा हो तो वो। हाँ जी, इसके अलावा एक ह वाला भी देख लो। अधो हस्ताक्षर, हमने व वाला देख लिया, अब हम ह वाला कर रहे हैं। अधे धन हस्ताक्षर, अधो हस्ताक्षर। हाँ जी, कौन कौन से हो गए? ब वाला देखो अब, तपो बल, तप है धन बल, तपोबल।
मनोहर, मनोहर क्या होगा इसका? मन है, धन, हर, मनोहर। तपोबल, मनोहर, अधोहस्ताक्षर, वयोवृद्ध, यशोदा, अधोवस्त्र, इतने सारे हमने उदाहरण कर लिए हैं। मनोरंजन, हाँ जी। इसके अलावा भी बहुत से उदाहरण हैं, आप वो करें और ये वाला अपना नियम जो है और अच्छे से इसको कर लें। हाँ, एक और है, देख लो, और इम्पोर्टेंट बता रही हूँ। सरोज, ये कर लिया था शायद, सरोज का तो। यशोधरा, हाँ, यशोदा से यशोधरा, ये अपने ध वाला भी देख लेते हैं। यश है, धन, धरा, यशोधरा। ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया। अब अगर इस नियम में आपको डाउट रहता है तो आप कुछ अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब है हमारे पास अगला नियम, उसमें इसमें क्या था? अ होना चाहिए। इसमें क्या है? अ या आ नहीं होना चाहिए। इस स्वर को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर हो, अन्य कोई भी स्वर हो तो, और साथ में क्या हो? विसर्ग आ जाए, प्लस कोई भी स्वर, प्लस किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, वही ग, घ, ङ, च, ज, झ, य, कोई भी तीसरा, चौथा, पांचवा आ जाए, या य, र, ल, व आ जाए, तो क्या होगा? विसर्ग का क्या होगा? विसर्ग ना र स्वर रहित में बदल जाएगी। क्या हो जाएगी? र स्वर रहित में बदल जाएगी। देखो इसका एक उदाहरण देखो। दुह, धन, अवस्था। दुह, धन, अवस्था क्या है? ये विसर्ग ने किस में बदलना है? र स्वर रहित में। किस तरह से लिखा जाएगा? दु, अच्छा ये स्वर रहित है, इसको यहाँ क्या मिल रहा है? स्वर मिल रहा है, र। तो ये र जो है, जब इसको स्वर मिलेगा, र स्वर रहित प्लस अ, तो क्या बन जाएगा? ये र बन जाएगा। तो अपने क्या लिखेंगे? दुर्वस्था। शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। दुर्वस्था, दुरावस्था नहीं होता, दुर्वस्था। निराशा, कहाँ से तोड़ेंगे? यहाँ से, र से तोड़ेंगे इसको। नि, धन, आशा, क्योंकि हम बन क्या रहा है? विसर्ग से र स्वर रहित बन रहा है, ना कि र पूरा। इसीलिए तो हमने र का स्वर रहित करके इसका आ स्वर है बाहर निकाल लिया, और ये जो र है इसको इस नी के साथ हमने क्या कर दिया? विसर्ग देके यहाँ बिठा दिया। ठीक है, ये र बना है विसर्ग। निराशा। और देखो इसके 4-5 उदाहरण अपने और देख लेते हैं। थोड़े से इनके अपवाद भी हैं, वो भी अपने देख लेंगे अभी। बही रागत, बहिरागत, बही धन आगत, बहिरागत। स्वर मिल गया उसको, कोई भी स्वर हो, यहाँ यही नहीं है कि कोई भी स्वर हो। एक अपनों ने सबसे पहला वीडियो के पहला उदाहरण देखा था, नी प्लस अक्षर, इसका क्या बन जाएगा? र। कौन सा स्वर रहित? ये इसको पूरा करेगा, निरक्षर। ठीक है, यहाँ आप लिख लेना माइनस अ या आ का मतलब है कि अ आ स्वर को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर, कोई भी अन्य स्वर। देखो आ ही रहे हैं यहाँ, ई आ रहा है, ई, हम ई वाले कर रहे हैं। हाँ, एक आशीर्वाद, ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है। इसमें कौन सी संधि है ये भी पूछा जाता है, संधि विच्छेद भी पूछा जाता है। आशी धनवाद, आशीर्वाद। ठीक है, एक चीज और देखो, जब इसको स्वर मिला
अगर कोई भी स्वर मिल जाएगा तो र हो जाएगा उस स्वर के साथ। जैसे कि र को अ मिलता है तो र पूरा हो जाएगा, र को आ मिलता है तो र रा हो जाएगा, री हो जाएगा, री हो जाएगा, रू हो जाएगा। इस तरह से मेरी बात समझ गए होंगे आप। अगर ए होगा तो रे, रई, रो, रऊ, कोई भी स्वर उसको मिल जाएगा तो वो हो जाएगा। अगर उसको कोई स्वर ना मिलके कोई व्यंजन मिल जाए, जैसे कि यहाँ उसे व्यंजन मिला है, तो र स्वर रहित रहेगा। उसका रूप कौन सा हो जाएगा? स्वर रहित वाला। कौन सा? रैफ वाला। आपको पता है कि अगर र किसी भी व्यंजन के बीच में होता है, अगर वो स्वर रहित होता है तो अपने से पूरे वर्ण के ऊपर जाकर रैफ रूप में जाकर बैठ जाता है। जैसे कि यहाँ बैठ गया है आशीर्वाद, आशी धनवाद, क्योंकि यहाँ पे उसको क्या मिला है? व्यंजन मिला है। ठीक, आशीर्वाद। यह उतार लेना, आशीर्वाद नहीं होता है, ये भी पूछा जाता है। हाँ जी, इसमें कैसे होगा? इसका संधि विच्छेद देखिए, यहाँ से नी, धन, कौन सी है, कौन सा स्वर है? ई, निरीह। विसर्ग का क्या बन गया? र बन गया, और हमने क्या लिख दिया उसको? निरीह, बड़ी की मात्रा। जैसा हमारे पास पड़ा है हम तो वही रखेंगे, हमें अपने आप से कुछ नहीं करना। ठीक, हाँ, बहिरागत हो गया है शायद, हाँ, निरक्षर हो गया है, निरीह हो गया है, आशीर्वाद हो गया है। जितने मैंने उदाहरण लिखे आप वीडियो को पॉज कर करके लिख लेना। अब इसके जो कुछ हमारे पास अपवाद हैं, महत्वपूर्ण शब्द मैं आपको वो लिखवा रही हूँ, आप वो लिख लें। देखो, पुनर्वलोकन बन रहा है क्या? र, यहीं से टूटेगा। पुनः धन अवलोकन। हाँ जी, शर्त तो ये थी, नियम तो ये था कि यहाँ पे अ या आ नहीं आना चाहिए, तभी ये विसर्ग क्या है? र बनेगी। मगर हुआ क्या? यहाँ पे अ आ गया, विसर्ग जो है वो र बन गई और इसका अ लेके र पूरा कर लिया, तो ये क्या हो गया? इनके अपवाद हो गए। अब आप ध्यान से देखना कि ये अपवाद क्यों है, यही बात रहेगी। पुनः धन निर्माण क्या बनेगा? ये विसर्ग र बन जाएंगी, स्वर रहित र का नियम होता है कि वो अपने आगे वाले पूर्ण वर्ण के ऊपर स्थानांतरित हो जाती हैं रैफ र के रूप में। ये रैफ र होता है, जैसे कि इसमें पुनः धन निर्माण, पुनर्निर्माण, ये शुद्ध है, संधि के नियमों के अनुसार है, शुद्ध है और इस तरह से लिखा जाएगा। इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, और इस वाले नियम का ये अपवाद है। ओके, अब आप देखिए एक पुनरवलोकन, पुनर्निर्माण। अंतर्यामी, अंतः धन यामी, अंतर्यामी। ठीक, और देख लो। पुनः धन ईक्षण, पुनरीक्षण, वही विसर्ग का र बना है, पुनरीक्षण। अंतः धन द्वंद्व, अंतर्द्वंद्व,
अंतः धन द्वंद्व अंतर्द्वंद्व, ये वही हो रहा है। यहाँ पे अ मिल रहा है और यहाँ ये जो विसर्ग है क्या बन रही हैं, र बन रही हैं, और यहाँ व्यंजन मिला है इसीलिए वो रैफ र के रूप में स्थानांतरित हो गई हैं। पुनः धन उद्धार, ये र बनेगी, पुनरुद्धार, पुनः धन उद्धार पुनरुद्धार। अंतर्द्वंद हो गया, पुनरीक्षण हो गया, अंतर्द्वंद पुनरुद्धार, ठीक है। निरीह, ये सारे वो तो उसमें चलेंगे, ठीक है। ये इतने आपके पास उदाहरण हैं, ये हो चुके हैं। अपवाद भी मैंने करवा दिया। अगर इसके बाद भी कोई भी उदाहरण है जो इस नियम के अनुसार ना आकर इसके अंदर चला जाता है, र बना देता है, तो वो क्या हो जाएगा, इसका अपवाद हो जाएगा। अब आपका एक लास्ट रह गया है, उससे पहले आप इसको उतार ले तो ठीक है। हाँ जी, आज की हमारे इस विसर्ग संधि का एक नियम और रह गया है, तब ये विसर्ग संधि अपनी पूरी हो जाएगी। नियम है कि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, विसर्ग से पहले ई या ऊ हो। हाँ जी, ई व ऊ के बाद क्या मिलेगी हमें, विसर्ग मिलेगी। विसर्ग के साथ क्या पड़ा हो, र। ई व ऊ हो, फिर विसर्ग हो प्लस र हो, या यूं कहा जाए कि विसर्ग से पहले हमें ऋस्व ई ऋस्व ऊ मिले और विसर्ग के बाद हमें र मिले, तो क्या होगा, एक तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और क्या होगा, ये जो ई व ऊ है ना, ये दीर्घ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। यहाँ लिख लेते हैं अपने, ये ई व ऊ दीर्घ ई व ऊ हो जाएंगे। एक तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा, ये ई व ऊ दीर्घ हो जाएंगे। देखो अब इसका उदाहरण देखो, निह धन रस। पहली चीज विसर्ग हमें हटा देनी है और ये ई को क्या कर देना है, दीर्घ। नीरस, निह धन रज, नीरज। इधर तो यही रहेगा और ये हट जाएगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ अगर विसर्ग संधि, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो एक तो इसमें ये बदलाव हो जाएगा और एक यहाँ क्या आ जाएगी, विसर्ग आ जाएगी। यही संधि विच्छेद हो जाएगा उल्टा। नी धन रस नीरज, नी धन रज नीरज। निरोग, क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, निह धन रोग निरोग। पूछा जाता है निरोग का संधि विच्छेद बताइए, तो वहाँ पे गलती होने के चांस रहते हैं। नीरव, निह धन रव नीरव। अब ये हो गए ई वाले, एक अपने देखते हैं ऊ वाला। दुरम्य, क्या होता है, दुरम्य। क्या होगा इसका संधि विच्छेद, दुह धन रम्य। विसर्ग की जगह तो आ गया, क्या हो जाएगा, विसर्ग ने क्या किया, एक तो विसर्ग का लोप हो गया, दूसरा क्या हो गया, ये जो ऊ है ये क्या हो गया, दीर्घ हो गया। जब उन्होंने संधि आपस में की, ये हो गया संधि विच्छेद। दु धन रम्य दुरम्य। चक्षु रोग, ये हमारी सारी की सारी, ये हमारी समीकरण को पूरा कर रहा है या नहीं, देख लो।
र पड़ा है, इधर क्या है, ई स्वर है और विसर्ग है, र है, ई स्वर है, ऊ स्वर है, र है, कर रहा है। और हमने कहा क्या है, विसर्ग का तो लोप हो जाएगा और ये ई व ऊ क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। अब चक्षु रोग में क्या करना है, चक्षु धन रोग, चक्षु रोग। चक्षु रोग जब हम संधि करके लिखेंगे तब तो इसमें क्या होगा, ये जो स्वर होगा ऊ का वो दीर्घ ऊ होगा, और जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा ह्रस्व ऊ और साथ में होगी विसर्ग। चक्षु रोग, हाँ जी, ये हमारे पास हमारे इसके महत्वपूर्ण हमने उदाहरण कर लिए हैं। आज हमारा जो ये संधि का टॉपिक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, पूरा हो गया है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी उदाहरण है, समझ नहीं आ रहे हैं, बहुत दिक्कत आ रही है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको पूरा प्रयास करूँगी कि मैं वो उनको हल कर पाऊँ और आपके डाउट को क्लियर कर पाऊँ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें, और प्लेलिस्ट बनी हुई है विभिन्न जो टॉपिक है अपने, उस हिसाब से आप ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।